तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि पोसोलॉजी क्या होता है, किसे कहेंगे अपन पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी में चलिए सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, किस तरह की पोटेंसी आपको सिलेक्ट करनी है किस तरह के पेशेंट में। लो पोटेंसी बिलो 30, मीडियम पोटेंसी बिलो 30 एंड 1 m एंड हाई पोटेंसी अबव द 1 m। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं लोअर पोटेंसी किन के लिए बेस्ट रहती है, पीपल हु आर। नेक्स्ट देखते हैं अपन सीट ऑफ डिसीज। ठीक है, नेचर ऑफ डिसीज में सबसे पहला है सीट ऑफ डिसीज, डिसीज का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही फिर अपन डोज निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन वेरियस काइंड ऑफ डोसेज। डोसेज भी वेरियस काइंड के हो सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम डोज, लीथल डोज, बूस्टर डोज, फिजियोलॉजिकल डोज एंड मिनिमम डोज। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रिपीटिशन ऑफ डोजेज ऑफ मेडिसिन। तो रिपीटिशन कितनी बार करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये इसके बारे में जानेंगे। पोटेंसी किसे कहेंगे, बिलो 30 अबव 2 m, बिटवीन 30 to 1 m या बिलो 30। तो बिटवीन 30 to 1 m कहलाएगी मीडियम पोटेंसी। सिनोनिम्स फॉर द मोनोफार्मेसी, पॉलीफार्मेसी, कंपाउंड फार्मेसी, मिक्सिंग फार्मेसी एंड होम्योपैथी फार्मेसी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपन फार्मेसी को चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे थे। इससे पहले अपन फार्मेसी के चैप्टर 15 तक देख चुके हैं फ्रेंड्स। आज अपन देखेंगे फार्मेसी के चैप्टर 16, पोसोलॉजी एंड होम्योपैथी पोसोलॉजी। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो AIPGT के एग्ज़ाम हो, स्टेट PSC के एग्ज़ाम हो, UPSC के एग्ज़ाम हो या होम्योपैथी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हो। ये सभी चैप्टर आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पोसोलॉजी चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसी चैप्टर के एंड में अपन इससे रिलेटेड MCQs भी सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो मेरे साथ यदि आप चैप्टर के एंड तक बने रहेंगे तभी इसके MCQs भी आप ईजिली सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि पोसोलॉजी क्या होता है, किसे कहेंगे अपन पोसोलॉजी। द टर्म पोसोलॉजी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक पोसोस मीन्स ए हाउ मच एंड लोगोस मीन्स ए स्टडी और डिस्कोर्स। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट, ये सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पोसोलॉजी किससे ओरिजिनेटेड है, ग्रीक वर्ड से। पोसोस मीन्स क्या होता है, हाउ मच, एंड द लोगोज मीन्स क्या होता है, स्टडी और डिस्कोर्स। ठीक है, तो कितनी मात्रा में आपको मेडिसिन देना है, इसका डोज कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इसमें पोसोलॉजी में बताया गया है। और पोसोलॉजी का डेफिनेशन यही है, हाउ मच, स्टडी और डिस्कोर्स। ठीक है, तो इसका वर्ड मीनिंग यही है। अब देखते हैं इसका फुल डेफिनेशन क्या है। पोसोलॉजी मीन्स द डॉक्ट्रिन ऑफ डोसेज ऑफ मेडिसिन, मेन डेफिनेशन इसका यही है। पोसोलॉजी मीन्स द डॉक्ट्रिन ऑफ डोसेज ऑफ मेडिसिन, किसी पेशेंट को आप कितनी डोज देंगे उसे ही अपन इसे पोसोलॉजी कहेंगे। द टर्मिनोलॉजी ऑफ द डोज ड्राइव फ्रॉम ऑफ द वर्ड डोसिस, which means the quantity of a drug or other therapeutic agents to be taken or applied all at time or in the fractional amount within a state period। ठीक है, तो इसका डोज किससे ड्राइव्ड हुआ है, डोसिस वर्ड से ये ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी किससे ड्राइव्ड हुआ है, डोसिस वर्ड से। इसमें क्वांटिटी ऑफ ए ड्रग एंड थेरापेटिक एजेंट किस तरह से उपयोग किया गया है उसके आधार पर ये निर्धारित होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। होम्योपैथी में पोसोलॉजी का क्या डेफिनेशन है। अ होम्योपैथी डोसेज मीन्स द पर्टिकुलर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यूज द क्वांटिटी एंड द फॉर्म दैट द प्रिपरेशन एज वेल एज द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन। इन शॉर्ट, होम्योपैथी डोज इंक्लूड द पोटेंसी, क्वांटिटी, फॉर्म एंड नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। तो शॉर्ट टर्म में होम्योपैथी में पोसोलॉजी का डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है, डोज इंक्लूड द पोटेंसी, क्वांटिटी, फॉर्म एंड द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन। मतलब आप कितनी पोटेंसी की मेडिसिन दे रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में दे रहे हैं, कितने फॉर्म में, मतलब किस फॉर्म में दे रहे हैं, नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप कितने बार उसका रिपीटेशन कर रहे हैं, किस समय आपको दिन में कितनी बार मेडिसिन लेनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यही है, तो इसी को अपन कहेंगे पोसोलॉजी। इन शॉर्ट में होम्योपैथी डोज मीन्स क्या है, potency, quantity, form and the number of administration of medicine is called the posology. The study of doctrine of this dose is known as the posology. डिफरेंस बिटवीन द होम्योपैथी एंड एलोपैथी कॉन्सेप्ट ऑफ डोज। ठीक है, तो होम्योपैथी में एलोपैथी में दोनों में डिफरेंस होता है डोज को लेकर के।
एलोपैथी में क्या रहता है, इन एलोपैथी डोज मीन्स सो मैनी ड्रॉप बाय द मेजर और सो मैनी ग्रेन बाय वेट इनफ टू प्रोड्यूस द डायरेक्ट पॉजिटिव और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट and not enough to endanger the patient. Allopathy relate to the word dose to the material quantity of the medicine used. तो एलोपैथी में क्या है, मटेरियल क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसमें इस तरह का मेजरमेंट और इस तरह की सारी चीज़ें नहीं देखी जाती है। लेकिन होम्योपैथी में सभी चीज़ें देखी जाती है, कितनी पोटेंसी आपको देना है, किस पेशेंट को किस डिसीज़ कंडीशन में देना है। एक्यूट केस है तो अलग पोटेंसी रहेगी, क्रॉनिक केस है तो अलग पोटेंसी रहेगी, बेबी है तो उनको अलग है, चाइल्ड है, ठीक है, मेल है तो उनको अकॉर्डिंग टू एज, फीमेल है तो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज़ें देखी जाती है। कितनी क्वांटिटी में देनी है, किस पोटेंसी में देनी है, किस फॉर्म में आपको मेडिसिन देनी है, नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं होम्योपैथी में। लेकिन एलोपैथी में इस तरह का निर्धारण निश्चित नहीं रहता है। तो पोसोलॉजी में चलिए सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, किस तरह की पोटेंसी आपको सिलेक्ट करनी है किस तरह के पेशेंट में। द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर पोटेंसी इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आफ्टर द रेमेडी हैज़ बीन सिलेक्टेड। ठीक है, आप रेमेडी यदि सिलेक्ट कर लिए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहता है, उसके बाद कितनी पोटेंसी में आपको देनी है, 30 में, 200 में, या 30 से बिलो देनी है आपको, या 200 से ऊपर देनी है। तो ये कैसे आप निर्धारित करेंगे। It has been shown experimentally that in the spite of the correctly selected medicine on the basis of totality of the symptom, it will not act curatively unless it given in the proper potency। ठीक है, तो totality of symptom सभी चीज़ें देख करके ही आप उसमें आगे potency select करते हैं। There are different opinions this regard as which potency one should prescribe, though there is a consensus over the broad division of potency, namely low potency below 30, medium potency below 30 and 1 m, and high potency above the 1 m। ठीक है, तो लो पोटेंसी किसे कहेंगे अपन, बिलो 30 को, मीडियम पोटेंसी बिलो 30 एंड 1 m को, एंड हाई पोटेंसी अबव 1 m को हाई पोटेंसी के अंतर्गत लेंगे। Vision has a clearly stated low potency are organotropic, medium potency influences function and the higher potency in the psychic case। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कोई चेंजेस हो गई है तो उस कंडीशन में अपन लो पोटेंसी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। कोई फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस हो गई है बॉडी में तो मीडियम पोटेंसी, एंड साइकिक यानी मेंटल डिसीज से रिलेटेड कुछ हो तो अपन इसमें हाई पोटेंसी का उपयोग करते हैं। दिस स्केल प्रोवाइड द बेसिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, लो इन ऑर्गेनिक डिसीज, मीडियम फॉर द फंक्शनल डिसऑर्डर एंड द हाई फॉर द मेंटल सिम्टम। ठीक है, तभी अपन देखे ही हैं, तो इस तरह से निर्धारित करते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, तो और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अपन को कौन से पोटेंसी लेनी है। जैसे कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, एज कैसी है, ठीक है, और किस तरह का वो पेशेंट है, इडियोसेंक्रेटिक तो नहीं है, ये इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद क्या देखेंगे, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट, उसके बाद नेचर ऑफ द डिसीज़, डिसीज़ का नेचर कैसा है, ठीक है, ये किस कंडीशन में है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, उसके आधार पर ही अपन पोटेंसी सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी कैसी है। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड इन द सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी। The general rules is the more the susceptibility, less will be the medicinal quantity and higher will be the potency। ठीक है, more the susceptible person, जैसे कि किसी की ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हो, सेंसिबल हो, तो उसकी मेडिसिनल क्वांटिटी कैसी रहेगी, लेस रहेगी, यानी मेडिसिन की क्वांटिटी कम रहेगी लेकिन उसकी पोटेंसी हायर पोटेंसी देंगे ऐसे पेशेंट को अपन। This susceptibility is again modified by the several factors which are follows। ठीक है, तो ये susceptibility अगेन बहुत सारे मॉडिफाइड कर दिए जाते हैं, इसके आधार पर ही आप मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट देखिए तो उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, एज कैसी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ उसकी इडियोसिंक्रेटिक तो नहीं है पेशेंट, ओवर सेंसिटिव तो नहीं है, तो उस पेशेंट को आपको कैसी पोटेंसी देनी है, तो ये सभी ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट के अंतर्गत आएगा। तो इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं एज क्या इसमें वर्क करती है। नॉर्मली ससेप्टिबिलिटी टेंस टू बी मैक्सिमम इन ए चाइल्ड हु हैज़ टू डेवलप ए immunity and build up its body but decrease continuously with the age at the slower
pace till youth and then at an increasing pace till the death. तो जितने छोटे बच्चे रहते हैं उनमें ससेप्टेबिलिटी अधिक होती है, इम्यूनिटी एंड बिल्डअप बॉडी बहुत अच्छी होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपकी ससेप्टेबिलिटी और इम्यूनिटी डाउन होती चली जाती है। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ टू फाइट द कैटाबॉलिज्म ऑफ द एडवांसिंग एज, ग्रेजुअली डिके ऑफ द बॉडी विच इंक्लूड इट्स ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। तो जैसे जैसे बॉडी एज बढ़ती जाती है आपकी सभी चीज़ें डिक्रीज होती चली जाती है, तो उसी तरह से आपके सब इम्यूनिटी डाउन होती चली जाएगी, ससेप्टेबिलिटी डाउन होती चली जाएगी। उसके बाद देखते हैं ससेप्टेबिलिटी इज नील इन ए डेड पर्सन। ठीक है, डेड पर्सन तो ससेप्टेबिलिटी रहेगी ही नहीं। Therefore, the medicine which have to peculiar affinity for those organ in children should be given in the medium or higher potency. तो इसके अकॉर्डिंग ही अपन बच्चों को और बड़ों को अपन लोअर एंड हायर पोटेंसी इसके आधार पर निर्धारित करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, ये भी डिपेंड करता है कि आपको कैसे पोटेंसी सिलेक्ट करनी है। डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज के आधार पे हायर पोटेंसी आर बेस्ट अडॉप्टेड टू, हायर पोटेंसी किन लोगों में देनी चाहिए, सेंसिटिव पर्सन ऑफ द नर्वस सैंग्वाइन एंड क्लोरिक टेम्परामेंट। ठीक है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हायर पोटेंसी किन को देनी चाहिए, सेंसिटिव पर्सन ऑफ द नर्वस सैंग्वाइन और क्लोरिक टेम्परामेंट, इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन, क्विक टू एक्ट एंड रिएक्ट, बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट हो, क्विक टू एक्ट हो। ठीक है, तो उन ऐसे लोगों को हायर पोटेंसी दी जानी चाहिए। जेलस एंड इम्पल्सिव पर्सन, उनको भी हाई पोटेंसी देनी चाहिए। उसी तरह देखते हैं लो पोटेंसी किन को देनी चाहिए, लो पोटेंसी एंड लार्ज एंड मोर फ्रीक्वेंट डोज करस्पॉन्ड टू बेटर टू। ठीक है, मतलब लोअर पोटेंसी, लार्ज एंड मोर फ्रीक्वेंट डोज, मतलब जल्दी जल्दी रिपीटेशन करना है, दिन में 3 से 4 बार लो पोटेंसी देनी है आपको। तो ऐसे किन लोगों को देना है, ट्रोपॉइड एंड फ्लैग्मेटिक इंडिविजुअल, डल और कॉम्प्रीहेंशन एंड स्लो टू एक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो डल रहते हैं, ठीक है, तो सुस्त रहते हैं, ऐसे लोगों को आपको लोअर पोटेंसी देनी है, क्योंकि इसमें मेडिसिनल क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी लो पोटेंसी में। उसी तरह कोर्स फाइबर्स लगिस इंडिविजुअल ऑफ ग्रॉस हैबिट, दोस हु पोसेस ग्रेट मस्कुलर पावर बट हु रिक्वायर ए पावरफुल स्टिमुलस टू एक्साइट देम। तो ऐसे लोगों को आपको लो पोटेंसी देनी है। डॉक्टर ई राइट के अनुसार क्या है, मीडियम पोटेंसी आर बेस्ट अडेप्टेड टू, मीडियम पोटेंसी किन को देना है, ओवर सेंसिटिव पर्सन एंड इडियोसिंक्रेटिक पर्सन, इन दो लोगों को आपको मीडियम पोटेंसी देनी है। ओवर सेंसिटिव पर्सन किसे कहेंगे, सर्टन पर्सन आर ओवर सेंसिटिव ऑफन ओइंग टू इम्प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट एंड दे विल प्रूव एनी रेमेडी यू गिव देम एंड दे रिक्वायर देयर फॉर मीडियम और लो पोटेंसी। तो ऐसे पेशेंट जो कि कुछ मेडिसिन देने पे वो प्रूव करने लगते हैं कुछ मेडिसिन को, ओवर सेंसिटिव रहते हैं वो। ठीक है, जिनके प्रूवर की तरह काम करते हैं, ऐसे पेशेंट को आपको मीडियम टू लो पोटेंसी देनी है। इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट भी वही है, सम इंडिविजुअल हैव इडियोसिंक्रेसीज इवन टू होम्योपैथी पोटेंसी ऑफ सर्टन सब्सटेंस, इन एक्सट्रीम इडियोसिंक्रेसी मीडियम पोटेंसी शुड बी ए प्रीफर। तो ऐसे लोगों को आपको मीडियम टू लो पोटेंसी देनी है। सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी ऑन द बेसिस ऑफ द वॉन ग्रेवनॉल्स कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली फॉर द बायोकेमिक रेमेडी के लिए। हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट जैसे कि थूजा है, ठीक है, जिनमें की वाटर की एक्सेस रहती है बॉडी में, ठीक है, मोटे थुलथुले रहते हैं, उन्हें हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उनको कैसे देने हैं आपको, लो पोटेंसी अप टू 12x बट फॉरमोस्ट 3x 6x ऐसी पोटेंसी देनी है। ऑक्सीजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट कौन कौन सी मेडिसिन आती है इसके अंतर्गत, ये सब भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ऑक्सीजनाइड, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजनाइड, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑक्सीजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे देना है, विल मोस्टली बी ए फील्ड फॉर 20x 30x, सेल्डम गोइंग एज लो एज 12x। एंड द कार्बन नाइट्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले को कैन बी ए ट्रीटेड ओनली बाय द हाई पोटेंसी, देयर फॉर मीन से 30 सेंटीसिमल एंड हायर पोटेंसी ही देनी चाहिए। ठीक है, इनको लो है और इसको हाई पोटेंसी देनी है कार्बन नाइट्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हैबिट एंड इन्वायरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। हायर पोटेंसी आर बेस्ट अडेप्टेड टू इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन, एक्साइटमेंट ऑफ द इमेजिनेशन एंड द इमोशंस, सेडेंट्री ऑक्यूपेशन, लॉन्ग स्लीप एंड द एफिनिमिनेट लाइफ। तो ऐसे लोगों को हायर पोटेंसी देनी है। कैसे कैसे हैं, इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन हो,
ठीक है, जो मेंटल लेवल पे अपना वर्क करते हों, दिमागी कार्य करने वाले हों, एक्साइटमेंट ऑफ इमेजिनेशन एंड इमोशंस हो, सेडिडेंट्री ऑक्यूपेशन हो, लॉन्ग स्लीप हो एंड एफिमिनेट लाइफ हो। अब नेक्स्ट देखते हैं लोअर पोटेंसी किन के लिए बेस्ट रहती है। पीपल हु आर एक्स्ट्रोमेडेड टू लॉन्ग एंड सीवियर लेबर आउट ऑफ डोर्स। ठीक है, तो आउट ऑफ डोर्स में जो लेबर्स लोग वर्क करते हैं उनके लिए लोअर पोटेंसी अच्छी रहती है, जिसमें कि मेडिसिनल क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ना कि मेडिसिनल क्वांटिटी कम एंड हायर पोटेंसी वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। हु स्लीप लिटिल, जो भी कम सोते हैं। हुज फूड इज ए कोर्स, ठीक है, जिनको नींद पूरी प्रॉपर नहीं हो पाती है, फूड उनका कोर्स रहता है। ठीक है, पर्सन एक्सपोज टू ए कंटिन्यूशनल इन्फ्लुएंसेस ऑफ ए ड्रग सच एज ए टैबैको वर्कर्स एंड द डीलर्स, जो ड्रिंकर्स होते हैं, टैबैको लेते हैं, उनके लिए लोअर पोटेंसी अच्छी रहती है। डिस्टिलर्स एंड द ब्रीवर्स ब्रेवर्स एंड ऑल द कनेक्टेड, ठीक है, तो जो ड्रिंकर्स होते हैं उनके लिए अच्छी रहती है। विद द लिक्योर एंड टैबैको ट्रेड, ड्रगिस्ट है, परफ्यूम, केमिकल एंड वर्कर्स, ठीक है, तो जो मेडिसिन ड्रगिस्ट रहते हैं उनके लिए, जो मेडिसिन बनाने में वर्क करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, केमिकल वर्कर रहते हैं, तो उनके लिए लोअर पोटेंसी अच्छी रहती है। इडियट, इम्बेसिल्स एंड द डीफ एंड डम, ठीक है, तो जो कि इडियट हो, बहरे गूंगे हो, उदासीन हो, उनके लिए अच्छी होती है। बट वेयर देयर आर ए इलनेस इज ए डायरेक्टली कॉज बाय द सम पर्टिकुलर ड्रग इन्फ्लुएंसर्स और हाई पोटेंसी ऑफ द सेम और सिमिलर ड्रग में प्रूव टू बी अ बेस्ट एंटीडोट। बट कई केसेस में, जैसे कि बीमारी किसकी वजह से हुए, पर्टिकुलर ड्रग इन्फ्लुएंसेस किसी ड्रग की वजह से हुई हो, तो उनके लिए हायर पोटेंसी अच्छा वर्क करती है। अब देखते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन। इन सर्टन टर्मिनल कंडीशन ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रॉस पैथोलॉजिकल लीजन और ऑफ लॉन्ग एग्जिस्टेंट एग्जॉस्टिंग क्रॉनिक डिसीज एंड मच प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ द power of organisms to treat, to react, even to indicate, homeopathy remedy may become so low that only material dose can arouse it. Here the dynamic medicine will not act. This disease reached to the stage of organic pathology. Massive dose of crude medicine is to be administered in this stage. ठीक है, तो ऑर्गेनिक जैसे चेंजेस हो गई हैं तो उसमें आपको क्या देना है, ऑर्गेनिक चेंजेस हो गई है तो लो पोटेंसी आपको देना है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक चेंजेस ज़्यादा हो गई हैं, फंक्शनल चेंजेस है तो आपको मीडियम पोटेंसी देनी है, और साइकिक या मेंटल कोई कॉजेज है, डिसीज़ है, तो आपको हाई पोटेंसी मेडिसिन देनी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सीट ऑफ डिसीज़। ठीक है, नेचर ऑफ डिसीज़ में सबसे पहला है सीट ऑफ डिसीज़। डिसीज़ का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही फिर अपन डोज निर्धारित करते हैं। वेयर एन इम्पॉर्टेंट विस्कस एन इंटरनल ऑर्गन हैज़ बीन कंसिडरेबली deteriorated, material dose of the medicine are necessary to check it and this naturally belong to the chronic case। ठीक है, तो डिसीज़ के अकॉर्डिंग ही अपन उसमें डोज निर्धारित करेंगे। यदि कोई ऑर्गेनिक चेंजेस ज़्यादा हो गए हों तो इसके अकॉर्डिंग डोज अलग रहेगी। यदि ऑर्गेनिक चेंजेस कम हो गए हों, कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो, तो उसके अकॉर्डिंग डोज डिफरेंट रहेगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इन क्रॉनिक वल्वुलर हार्ट डिसीज क्रेटेजियस मदर टीचर 10 to 15 ड्रॉप्स डोज में बी ये यूज। ठीक है, तो क्रॉनिक कोई वल्वुलर हार्ट डिसीज है तो उसमें अपन क्रेटेजियस कितना देंगे, 10 to 15 ड्रॉप्स देंगे। नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज, इसके आधार पे भी इन फंक्शनल डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, फंक्शनल डिसीज हो तो कैसा डोज होना चाहिए। इन जनरल वेयर द सिम्टम आर सब्जेक्टिव और फिजियोलॉजिकली, वेयर द वाइटल फोर्स इज ए टैक्टाइल, रिस्पॉन्ड वेल टू हाई पोटेंसी एंड द ऑर्गेनिक कंडीशन टू लो पोटेंसी। तो फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस है तो मीडियम टू हाई देंगे, एंड ऑर्गेनिक कंडीशन है तो लोअर पोटेंसी देंगे। इन एक्यूट डिसीज में हियर द ससेप्टेबिलिटी जनरली रिमेन्स हाई because no organic changes is usually affected in such case, and if it is occurs it is a temporary in the nature। तो इन एक्यूट केस में अपन अकॉर्डिंग टू डिसीज ससेप्टेबिलिटी सबको देखते हुए हाई पोटेंसी प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑर्गेनिक चेंजेस हमको नहीं मिलते हैं। एक्यूट क्राइसिस ऑन क्रॉनिक ट्रबल, मीडियम और लो पोटेंसी आर टू बी ए गिवन। एक्यूट क्राइसिस हो गई ऑन क्रॉनिक ट्रबल, कोई पुरानी डिसीज़ है और अचानक से उसमें एक्यूट सिम्टम देखने को मिले तो आप उसे मीडियम टू लो पोटेंसी दे सकते हैं। इन क्रॉनिक डिसीज विद नो ऑर्गेनिक चेंजेस, इन chronic prescribing it is a safe rule to begin with the 200 centesimal potency
unless this is a dangerous because of the nature of the remedy, the degree of pathology or depth of the miasm। ठीक है, यदि कोई क्रॉनिक डिसीज है उसमें कोई ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं हुए हैं तो आप सेफली 200 पोटेंसी सेंटेसिमल पोटेंसी में आप दे सकते हैं। और यदि पैथोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादा हैं तो अकॉर्डिंग टू फिर आप उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग फिर आप पोटेंसी बढ़ा सकते हैं। इन क्रॉनिक डिसीज विद द ऑर्गेनिक चेंजेस द लोअर प्रिपरेशन शुड बी यूज इन द क्रॉनिक डिसीज विद द टेंडेंसी टू डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिश्यू। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है, इसमें यदि क्रॉनिक डिसीज है और यदि ऑर्गेनिक चेंजेस हो गए हैं तो आप उसको लोअर पोटेंसी प्रेस्क्राइब करेंगे। ठीक है, लोअर प्रिपरेशन शुड बी यूज। नेक्स्ट देखते हैं, मेंटल डिसीज में आपको हायर पोटेंसी ही देना है, ये कहा है इन्होंने। द स्टेज एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ डिसीज में पहले क्या देख लिया अपन, सीट ऑफ डिसीज देख लिए। उसके बाद क्या देखिए अपन, सीट ऑफ डिसीज के बाद क्या देखिए अपन, क्रॉनिक डिसीज किस कंडीशन में है। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यदि ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं हुए हैं तो आप उसमें 200 पोटेंसी दे सकते हैं, और यदि ऑर्गेनिक चेंजेस हो गए हैं तो आपको लोअर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करनी है। उसके बाद मेंटल डिसीज है तो हाई पोटेंसी देंगे। अब देखते हैं स्टेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज, किस स्टेज में है और कितने ड्यूरेशन से चली आ रही है। इनक्यूरेबल क्रॉनिक डिसीज, जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती, ऐसी क्रॉनिक डिसीज उसमें आपको लोअर पोटेंसी एंड मीडियम पोटेंसी ही देनी है। टर्मिनल स्टेज ऑफ क्रॉनिक डिसीज, जिसके लास्ट स्टेज में आ चुकी हो क्रॉनिक डिसीज, तो वेरी हाई पोटेंसी आपको उसमें प्रिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। पेशेंट हु हैव टेकन ए मैनी क्रूड ड्रग ऑफ एलोपैथी और होम्योपैथी ऑफन रिक्वायर ए हाई पोटेंसी फॉर देयर यूज। यदि पेशेंट कोई क्रॉनिक डिसीज से सफ़र कर रहा हो और लंबे समय से एलोपैथी मेडिसिन एंड होम्योपैथी मेडिसिन लेते आ रहा हो तो उस कंडीशन में आप उस पेशेंट को हाई पोटेंसी प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं अपन वेरियस काइंड ऑफ डोसेज। डोसेज भी वेरियस काइंड के हो सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम डोज, लीथल डोज, बूस्टर डोज, फिजियोलॉजिकल डोज एंड मिनिमम डोज। तो चलिए वन बाय वन सबके बारे में जानते हैं। मैक्सिमम डोज क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम और लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ मेडिसिन विच कैन बी टेकन एट ए टाइम बाय एनी अडल्ट नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट एंड मैक्सिमम जितनी अमाउंट में आप मेडिसिन दे सकते हैं तो इसको मैक्सिमम डोज कहेंगे, बट ये ह्यूमन बींग के लिए हार्मफुल नहीं होती है। लीथल डोज कैसा रहता है? इट इज़ इन ऑल्सो नोन एज ए टॉक्सिकोलॉजिकल और नार्कोटिक डोज, लीथल डोज। ठीक है, इट इज़ ए सच अमाउंट ऑफ डोज विच कैन कॉज ए डेथ ऑफ लिविंग बींग। तो ये डोज क्या है, लिविंग बींग के लिए हार्मफुल हो सकती है और इसमें डेथ भी हो सकती है। द फैटल डोज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस में बी ए डिफरेंट विच डिपेंड अपॉन देयर टॉक्सिसिटी। Minimum lethal dose is the smallest dose that has been recorded as a fatal to a healthy person। ठीक है, तो मिनिमम लिथल डोज तो स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल डोज में देने से हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन यदि लिथल डोज को अपन ज़्यादा मात्रा में दे दें, जैसे कि टॉक्सिकोलॉजिकल या नार्कोटिक कोई डोज हो तो उसको ज़्यादा मात्रा में देंगे तो ह्यूमन बींग के लिए हार्मफुल होती है और डेथ भी हो सकती है। बूस्टर डोज किसे कहेंगे? सब्सिक्वेंट डोज गिवन टू इनहेंस द एक्शन ऑफ इनिशियल डोज। जो डोज पहले दे चुके हैं उसको बूस्टअप करने के लिए जो डोज दिया जाता है उसे बूस्टर डोज कहते हैं। तो ये उसके एक्शन को और बढ़ा देता है, इसे ही बूस्टर डोज कहते हैं। फ्रैक्शनल और रिफ्रैक्टिव और डिवाइडेड डोज, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द फुल डोज विच इट इज़ टू बी ए टेकन एट ए शॉर्ट इंटरवल। ठीक है, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ए फुल डोज विच इज़ टू बी ए टेकन एट ए शॉर्ट इंटरवल में जब दिया जाता है तो उसे फ्रैक्शनल डोज कहेंगे। और फिजियोलॉजिकल डोज क्या है? फिजियोलॉजिकल डोजेज आर दोज विच इज ए स्टिमुलेट द नॉर्मल फिजियोलॉजी और द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन और सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एंड इनहेंस द सिम्टम थस द अपेयरिंग आर नोन एज द फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डोजेज क्या हैं? जो कि थोड़ी सी मात्रा में ही हमारे फंक्शन को एक्टिवेट कर देती है, डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम और बॉडी, तो उसको अपन फिजियोलॉजिकल डोज कहेंगे। मिनिमम डोज क्या है? इट इज़ द डोज विच इज़ ए सफिशियंट टू ओवर पावर एंड इनहेलेट द डिसीज एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए स्लाइट होम्योपैथी एग्रावेशन स्केयरली ऑब्जर्वेबल आफ्टर इट इंजेशन। तो जिसमें कि स्लाइट होम्योपैथी एग्रावेशन देखने को मिलता है, वह स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज जो कि स्लाइट होम्योपैथी एग्रावेशन करता है तो उसे अपन मिनिमम डोज कहते हैं। तो ये इस तरह के इतने प्रकार के डोज अपन देख लिए हैं। मैक्सिमम डोज, लीथल या फैटल डोज,
booster dose and the physiological dose, fraction and the refractive dose and the minimum dose. नेक्स्ट देखते हैं अपन रीज़न बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम डोज। तो मिनिमम डोज देने के पीछे क्या रीज़न है, तो ये देखते हैं। इन होम्योपैथी यूजेज ऑफ माइन्यूट डोज हैज़ ए सर्टन एडवांटेज, ऑन अदर हैंड एप्लीकेशन ऑफ लार्ज डोज हैज़ सम डिसएडवांटेज। ड्यू टू दिस रीज़न होम्योपैथी एडवोकेट्स मिनिमम डोज ऑफ मेडिसिन इन प्रैक्टिस। तो मिनिमम डोज के एडवांटेज हैं एंड लार्ज डोज के डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ऑफ लार्ज डोज, तो इसके भी डिसएडवांटेज होते हैं लार्ज डोज देने से, देख लेते हैं। टू स्ट्रॉन्ग ए डोज ऑफ मेडिसिन थो क्वाइट होम्योपैथिक इन स्पाइट ऑफ इट्स रेमेडियल नेचर विल प्रोड्यूस एन इंजूरियस इफेक्ट बाय इट्स mere magnitude. Its qualities as well as its homeopathic similitude will produce an unnecessary to strong impression upon the vital force, which in its turn act upon the most sensitive part of the organism ऑलरेडी मोर सीरियसली अफेक्टेड बाय द नेचर डिसीज। ठीक है, तो हमारा वाइटल फोर्स नेचुरल डिसीज से ऑलरेडी इफेक्टेड रहता है, और यदि अपन स्ट्रॉन्ग डोज या लार्ज डोज दे देते हैं तो उसकी मेडिसिनल में जो क्वालिटीज़ रहती हैं वो भी इसमें हमारे वाइटल फोर्स पे गलत इफेक्ट डालती है, इंजूरियस इफेक्ट डालती है। ठीक है, जो मेडिसिनल क्वालिटीज़ रहती हैं लार्ज डोज देने से, जिसकी वजह से जो हमारा नेचुरल डिसीज़ है और ज़्यादा हानिकारक हो जाता है और ये रॉन्ग इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से डिसीज़ को क्योर होने में तकलीफ होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रिपीटिशन ऑफ डोजेज ऑफ मेडिसिन। तो रिपीटिशन कितनी बार करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये इसके बारे में जानेंगे अपन। हैनीमन इंस्ट्रक्शन ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोजेज एज पर द 5th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो रिपीटिशन ऑफ डोज के बारे में हैनीमन ने 5th एडिशन में बताया है। इन रिपीटिशन ऑफ डोज द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड। तो रिपीटिशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंडीशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, डिसीज़ की प्रोग्रेस कैसे हो रही है, उसके आधार पर ही अपन रिपीटिशन करेंगे। नेचर ऑफ द डिसीज़, डिसीज़ का नेचर कैसा है, एंड नेचर ऑफ द रेमेडी, रेमेडी का भी नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर अपन रिपीटिशन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कंडीशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो इस कंडीशन को पहले देख लेते हैं। परसेप्टिबल एंड कंटिन्यूड प्रोग्रेस ऑफ द इम्प्रूवमेंट कॉन्ट्राइंडिकेट्स रिपीटिशन। यदि पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है कंटिन्यू, ठीक है, उसकी बीमारी ठीक होते जा रही है, तो उस कंडीशन में अपन रिपीटिशन नहीं करेंगे। ये है फॉरेस्ट नंबर 245 में। Perceptible and continued progress of the improvement in acute and chronic disease contraindicates the repetition of any medicine because the beneficial effect which is the medicine continue to exert is rapidly approaching its perfection. Under this circumstance, every new dose of any medicine, even the last one that if proved beneficial, would disturb the process of recovery. ठीक है, तो जो भी मेडिसिन चल रही है आप उसमें यदि इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है तो आपको रिपीटिशन तुरंत रोक देना है, क्योंकि चाहे वो एक्यूट कंडीशन हो, एक्यूट डिसीज़ हो या क्रॉनिक डिसीज़ हो, चाहे आप लास्ट मेडिसिन भी दिए हो, वो अपना वर्क आगे करते रहेगी। उस कंडीशन में आपको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। रिपीट द डोज ओनली व्हेन इम्प्रूवमेंट केस। ठीक है, to allow a dose or remedy to act as long as the improvement produced by its sustained, it is a good practice, but to attempt to fix arbitrary limit to action of medicine as some have done is a contrary to experience. नेक्स्ट देखते हैं रिपीटिशन में भी कंटिन्यू टिल आइदर रिकवरी इंश्योर्स और डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिम्टम अराइज एंड थस डिमांड डिफरेंट रेमेडी। रिपीटिशन किस कंडीशन में करनी है आपको, यदि और भी सिम्टम आपको देखने को मिले, उस डिसीज कंडीशन के अलावा भी आपको डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने को मिले, तो उस कंडीशन में आप फिर जैसी डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिपीटिशन करनी है, दूसरी मेडिसिन की या फिर उसी मेडिसिन की। द डोज ऑफ द सेम मेडिसिन में बी ए रिपीटेड सेवरल टाइम इफ़ नेसेसरी। ठीक है, तो जिस मेडिसिन को आप दे रहे हैं उसकी रिपीटिशन आप सेवरल टाइम कर सकते हैं, पर वो भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अनटिल रिकवरी इंश्योर्स और अनटिल द सेम मेडिसिन सीजेस टू डू गुड। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको रिपीटिशन करना है, और नहीं यदि आप गलत तरीके से करेंगे तो फिर वही जो मेडिसिन दे रहे हैं वो भी इसका रॉन्ग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। At the period, the rest of the medicine presenting a different group of symptoms demands another homeopathic remedy. अब नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ डिसीज। डिसीज का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही अपन रिपीटिशन करेंगे। क्रॉनिक डिसीज है तो क्या करेंगे अपन, द मेडिसिन में बी रिपीटेड एट इंटरवल ऑफ 14, 12, 10, 8 और 7 डेज में। ठीक है,
तो यदि क्रॉनिक डिसीज़ है तो आपको कितने इंटरवल में रिपीट करना है। अब क्रॉनिक डिसीज़ में अपन हाई पोटेंसी ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, तो 14 डेज़ हो, 12 हो, 10 है, 8 है एंड 7 डेज़ में आपको रिपीट करना है। क्रॉनिक डिसीज़ एज्यूमिंग एन एक्यूट फॉर्म एट ए स्टिल शॉर्टर इंटरवल। तो यदि कोई क्रॉनिक डिसीज़ है लेकिन वो एक्यूट फॉर्म में आ गई है शॉर्ट इंटरवल के लिए, तब क्या करना है आपको, रिपीटिशन ऑफ हायर पोटेंसी। अ सिंगल डोज ऑफ हाई पोटेंसी इज एडमिनिस्टर्ड एंड देन ए वेट फॉलो टिल इट्स एक्शन इज ओवर। ठीक है, तो रिपीटिशन में क्या करेंगे अपन, हाई डोज की सिंगल मेडिसिन देंगे, सिंगल डोज देंगे हाई पोटेंसी की, और वेट करेंगे उसके एक्शन का, इंतजार करेंगे किस प्रकार का वो एक्शन कर रही है। रिपीटिशन ऑफ लोअर पोटेंसी, फ्रीक्वेंट रिपीटिशन ऑफ लोअर पोटेंसी इन क्रॉनिक डिसीज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो क्रॉनिक डिसीज में फ्रीक्वेंट रिपीटिशन भी कर सकते हैं लोअर पोटेंसी अकॉर्डिंग टू डिसीज के नेचर के अकॉर्डिंग। एक्यूट डिसीज में क्या करना है, एट वेरी शॉर्ट पीरियड एवरी 24, 12, 8 और 4 आवर में आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक है, या किसी को फीवर हो या फिर कफ कोल्ड है, किसी भी कंडीशन में हो, एक्यूट हो, तो उसमें आप फ्रिक्वेंटली आप मेडिसिन का रिपीटिशन कर सकते हैं। एवरी 24 आवर, 12 आवर, 8 आवर या 4 आवर में आप कर सकते हैं। इन द मोस्ट एक्यूट डिसीज एवरी 4 आवर अप टू द ऑफन इज वेरी 5 मिनट्स। अब नेचर ऑफ रेमेडी पर भी डिपेंड करता है कि रिपीटिशन कैसे करना है आपको, पोटेंसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लोअर पोटेंसी फ्रीक्वेंट रिपीटेशन। ठीक है, लोअर पोटेंसी में आपको फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करना है एंड हाई पोटेंसी में नॉट फ्रीक्वेंट रिपीटेशन। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन। कुछ मेडिसिन लॉन्ग एक्टिंग रहती है, कुछ मेडिसिन शॉर्ट एक्टिंग रहती है। तो शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है रिपीटेड एट द शॉर्ट इंटरवल, और कुछ लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन आप लोग पढ़े ही हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम है, बेसिलिनम है, ठीक है, नोसोड्स भी हैं, जितने भी सभी डीप एंड लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन रहती हैं। इनको बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। कुछ शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन रहती हैं जिनको कि आप रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि है बेलाडोना, एकोनाइट। ठीक है, इन सबको आप ये फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन के ऊपर हैविंग अल्टरनेटिंग एक्शन, हैनीमन इंस्ट्रक्शन ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज एज पर द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। वाइड चैप्टर डिफरेंट स्केल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए ड्रग, 50 मिलीसीमल स्केल। ठीक है, तो इसको भी रिपीटिशन नहीं करते, 50 मिलीसीमल को आपको पता ही है। Kent instruction of repetition of dose. Dr. J.T. Kent has given a clear instruction about the rules of repetition in the second prescription as the follows. तो J.T. Kent के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, the first medicine should be repeated when the improvement remains still. improvement नहीं हो रहा हो तो आप फर्स्ट मेडिसिन रिपीट कर सकते हैं। when the original symptom return after a temporary disappearances, हैविंग द सेम जनरल एंड पर्टिकुलर एज फॉर्मली कैंट 11th ऑब्जर्वेशन। तो कैंट के 12 ऑब्जर्वेशन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उन्होंने बताया है कि कैसे रिपीट करना है। रिपीटिशन ऑफ द सेम मेडिसिन बताया है इसमें चार्ट के फॉर्म में। वैन द ओरिजिनल सिम्टम रिटर्न आफ्टर ए टेम्परेरी डिसअपरेंसेस हैविंग द सम सेम जनरल एंड पर्टिकुलर्स एज फॉर्मली। तो ओरिजिनल सिम्टम यदि फिर से वापस आ जाए एट टेम्परेरी डिसअपरेंसेस, थोड़ी देर के लिए चला गया था लेकिन वापस फिर से उसी पर्टिकुलर्स एंड जनरल्स के फॉर्म में वापस आ जाए, तो आपको रिपीट करना है। वैन द रिमेन्स वेट वैन इम्प्रूवमेंट स्टैंड स्टिल, यदि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा हो, वेट एंड लॉन्ग टाइम। If no outward symptom have appeared during this waiting period, repetition of the previous medicine may help to complete the cure। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आप रिपीट कर सकते हैं। रीज़न ऑफ अप्लाइंग ए सिंगल सिंपल मेडिसिन सब्सटेंस एट ए टाइम। तो क्या रीज़न है कि आप सिंगल सिंपल मेडिसिन एक समय में देना चाहिए। इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज ओनली वन सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस शुड बी यूज एट ए टाइम। ये एफोरिज्म नंबर 272 में है। इट इज़ ए रॉन्ग टू अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय ए कॉम्प्लेक्स मीन्स वैन द सिंपल मीन्स ए सफिक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन नहीं देनी है, सिंगल सिंपल मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करनी है एट ए टाइम में। Some physicians have tried the plan of administering a two medicine at a time or nearly so. In case where one of the remedies seem to be homeopathy to one portion of the symptom of the disease and where a second remedy appeared adapted to the other portion. Master Hahnemann warned seriously against such a attempt, which will be never be necessary even if it should be seem proper
ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हनीमन जी ने क्या कहा है कि यदि कोई फिजिशियन एक समय में 2 मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि कुछ सिम्टम एक मेडिसिन से मैच होते हैं और कुछ सिम्टम दूसरी मेडिसिन से मैच होते हैं, तो कई डॉक्टर फिजिशियन क्या करते हैं कि दोनों मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो हनीमन जी ने इसके लिए वार्न किया है सीरियसली, इस तरह का कि आपको वर्क नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, अननेसेसरी एग्रावेशन होता है, डिसीज रॉन्ग चली जाती है, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो उन्होंने कहा है कि सिंपल 1 डोज 1 रिपीटिशन सिंपल मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करनी है। अ सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस व्हेन यूज्ड इन डिसीज द टोटलिटी ऑफ whose symptom is accurately known, rendered efficient at by itself alone if it is homeopathically selected। ठीक है, तो होम्योपैथी सिलेक्टेड 1 सिंगल मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करनी है। If more than one remedy be used, the physician cannot know which element was curative and one source of future guidance if therefore obscured। यदि आप 2 मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो फिजिशियन को ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सी मेडिसिन वर्क की है, जो कि आपके फ्यूचर में आपके लिए प्रॉपर गाइडलाइन की तरह काम नहीं करेगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी मेडिसिन वर्क की है यदि आप एक से ज़्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो 2 या 3। ठीक है, if more than one remedy be used, the possibility of synergistic action cannot be ruled out, but it cannot be argued that the effect will be the sum total effect of the separate drug। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि सिंगल सिंपल मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करनी है। तो चलिए देखते हैं पोसोलॉजी चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला, लोअर पोटेंसी आर बिलो 30, अबव 30, अबव 1 m या अबव 2 m। तो राइट आंसर सभी को पता है, बिलो 30 पोटेंसी ही लोअर पोटेंसी कहलाता है। मीडियम पोटेंसी किसे कहेंगे, बिलो 30, अबव 2 m, बिटवीन 30 to 1 m या बिलो 30। तो बिटवीन 30 to 1 m कहलाएगी मीडियम पोटेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट मेडिसिन शुड बी रिपीटेड when the common symptom are present, when the patient is improving, when the improvement remains standstill and when the symptom disappear। the first medicine should be repeated। कब करना चाहिए फर्स्ट मेडिसिन रिपीट, when the improvement remains still। जब आपका कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है तब आपको फर्स्ट मेडिसिन फिर से रिपीट करनी है। अभी अपन पढ़े ही हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द लोअर पोटेंसीज आर यूजुअली यूज्ड इन क्रॉनिक डिसीज, इन एक्यूट डिसीज, इन मेल डिसीज एंड इन फीमेल डिसीज। तो इसमें राइट आंसर में भी रॉन्ग दिया है। ठीक है, लोअर पोटेंसी मेनली एक्यूट डिसीज में यूज़ किया जाता है एंड हायर पोटेंसीज मेनली क्रॉनिक डिसीज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये में भी ये दोनों आंसर इसमें रॉन्ग दिए हैं क्योंकि अभी अपन चैप्टर में पढ़े ही हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हायर पोटेंसीज आर बेस्ट अडेप्टेड टू ओवर सेंसिटिव पर्सन, हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल विद द लॉट्स ऑफ मेंटल वर्क, इनक्यूरेबल क्रॉनिक डिसीज या इनक्यूरेबल एक्यूट डिसीज। तो हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल विद लॉट्स ऑफ मेंटल वर्क, उनके लिए हायर पोटेंसी आर बेस्ट अडॉप्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, लोअर पोटेंसी बेस्ट किसके लिए रहता है, सेंसिटिव पेशेंट के लिए, मेंटल वर्क के लिए, साउंड स्लीप की या पेशेंट हैविंग इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस में लोअर पोटेंसी बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रिपीटिशन ऑफ द रेमेडीज डिपेंड ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ द रेमेडी, एज, सेक्स, सोर्स। तो अपन देखिए नेचर ऑफ रेमेडी पे डिपेंड करता है कि रिपीटिशन कितनी बार करनी है, कैसे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड पोसोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, ग्रीक वर्ड, लैटिन या जर्मन। तो अपन स्टार्टिंग में ही पढ़े थे पोसोलॉजी कैसा है, ग्रीक वर्ड है। किससे ओरिजिनेट हुआ है पोसोलॉजी, ग्रीक वर्ड से। द वर्ड डोसिस मीन्स ये क्या होता है, टू टेक, टू प्लीज, अ गिविंग एंड अ टेकिंग। तो टू डोसिस मीन्स से अ गिविंग। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डोसेज इज कॉल्ड द एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी एंड पोसोलॉजी। द स्टडी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डोसेज क्या कहलाता है, पोसोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, more the susceptible, higher the potency, less the susceptibility। higher the potency, lower the potency, higher the susceptibility या less the susceptibility। more the susceptibility, higher the potency, less the susceptibility, तो lower the potency। तो ऐसे कंडीशन में पोटेंसी लो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एक्यूट डिसीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट रिमेन
लोअर, मीडियम, हायर एंड मॉडरेट, तो हायर होना चाहिए। एक्यूट डिसीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट इज रिमेन, तो हायर विल बी पोटेंसी। द नोसोर्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन हायर पोटेंसी, लोअर पोटेंसी, मॉडरेट या फिर सीवियर पोटेंसी। तो नोसोर ग्रुप ऑफ मेडिसिन को आपको हायर पोटेंसी में हमेशा देना है आपको, ठीक है। जैसे नोसोर्स रहते हैं सारे, बेसिलिनम है, मॉर्बिलिनम है, ठीक है, तो ये सभी नोसोर्स हैं, उनको आपको हायर पोटेंसी में ही देना है। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इन्फेंटिसिमल इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, वेरी लो, वेरी बिग एंड वेरी स्मॉल, तो स्मॉल क्वांटिटी होता है डिक्शनरी ऑफ मीनिंग ऑफ इन्फेंटिसिमल। नेक्स्ट है सिंगल डोज शुड बी गिवन इन द टू ट्वाइस ए डेली, थ्राइस ए डेली, वंस ए डेली या अ डे, ठीक है, तो वंस अ डे, ठीक है, अ डे में देना है आपको इसको सिंगल डोज। व्हाट इज अदर नेम ऑफ फेटल डोज, फेटल डोज का अदर नाम क्या है, लीथल डोज, सिंगल डोज, टोटल डोज एंड एवरेज डोज, तो राइट आंसर इज द लीथल डोज। नेम ऑफ द फेटल डोज का नाम भी लीथल डोज है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिफ्रैक्टिव डोज, इन्फेंटिसिमल डोज, मिनिमल डोज, फिजियोलॉजिकल एंड द फ्रैक्शनल डोज, तो राइट आंसर इज द फ्रैक्शनल डोज। What is the name of the refractive dose is the fractional dose. 19. Synonyms for the monopharmacy: polypharmacy, compound pharmacy, mixing pharmacy and homeopathy pharmacy. So synonyms for monopharmacy is the polypharmacy. Right answer is option A. Next, last question. Who said minimum dose is a dose small that is not capable of producing a symptom when used therapeutically? Dr. Gann, Dr. Hahnemann, Dr. Stuart Close, and Dr. Wattiker. Who said the minimum dose is dose so small that is not capable of producing a symptom when used therapeutically? तो ये स्टुअर्ट क्लोज ने कहा था। ये राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ आज का चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।